Good morning, everyone. Good morning, sir. Happy Independence Day, everyone. Happy Independence Day. लास्ट टाइम मैंने जो प्रॉब्लम दिया था वो कर लिया है ट्राई सबने? क्या आंसर आया उसका? बताओ बच्चों, क्या है आंसर इसका? होमवर्क में डाउट है क्या? या उसका मैं आज वो डाल देता हूँ ना। मैं आज सब लोग प्राइवेट चैट क्यों कर रहे हैं? पब्लिक चैट करो ना। मैं उसका वो डाल दूंगा। आज सोल्यूशन डाल देता हूँ ना। फिर जो बचेगा वो डिस्कस कर दूंगा ना, थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो देखो, ये वाला सबने कर लिया होगा। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। वेदांत क्या बोल रहा है? लास्ट टाइम करंट इलेक्ट्रिसिटी का दिया था ना, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2। हाँ, 3/4 आ रहा है, 3/4। हाँ, उसमें केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, सॉरी सॉरी। हाँ, करंट का डाल देता हूँ। चलो अब ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए और बी के यहाँ बैटरी लगा देंगे। तो अब जब यहाँ से करंट आएगी, इधर से अगर आई करंट आ रही है, तो आई करंट आने में ए से बी की तरफ जो करंट आएगी उसके तीन रास्ते ना, एक ये वाला है, एक ऐसे जाके ऐसे आने का, एक इधर से जाके इधर आने का, और एक इधर से जाकर के आने का। तो अब देख लो ना, ये दो रास्ते तो आइडेंटिकल है, ये वाला और ये वाला, लेकिन क्या ये आइडेंटिकल है? बताओ, इसको यहाँ से जाके फिर इधर आना है तो ये आइडेंटिकल पड़ेगा? है नहीं पड़ेगा ना आइडेंटिकल। तो जब यहाँ से करंट आएगी तो वो इन दो रास्ते में तो इक्वल इक्वल आएगी, लेकिन इधर इक्वल नहीं आएगी अब ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि इधर के साइड में I1 करंट गई, तो इधर भी I1 जाएगी और बची हुई करंट इधर को I-2I बन जाएगी। है कि नहीं? अब देखो, जैसे एंट्री के टाइम में किया, एंट्री के टाइम में ये दो रास्ते आइडेंटिकल थे, ये आइडेंटिकल नहीं था। वही सेम टाइम पे एग्जिट के टाइम पर है, ये दो रास्ते आइडेंटिकल हैं, इधर से करंट आ रही है।
और ये आइडेंटिकल नहीं है, तो क्या इन दोनों तीनों से करंट सेम आएगी? तीनों रास्तों से करंट सेम आएगी यहाँ पर? सेम नहीं आएगी ना यहाँ पर तीनों रास्तों से। इन दो से सेम आएगी ना, ये वाले दो आइडेंटिकल हैं ना, ये दो आइडेंटिकल है लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। तो जैसे एंट्री के टाइम में करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वैसे एग्जिट के टाइम पर होगा। तो यहाँ से जब निकलेगी करंट, तो यहाँ से I1 निकलेगी, यहाँ से I1 और इधर से I-2I1, तो टोटल सम होकर के I ऐसे बाहर आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर किसी को डाउट है कि भाई ये करंट इधर I1 जाएगी क्या, अगर इधर से I1 आई है, तो आप मान लो कि इधर कुछ I2 चली गई, इधर I1 माइनस I2 गई, फिर सब लूप वगैरह में घूमोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये I1 सेम आ रहा है ना। लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे सिमेट्री यूज करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा ना, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अब देखो, अगर यहाँ पर इधर से I1 करंट आई और इधर को I1 गई, तो इसका क्या मतलब है कि इधर इस वायर में कोई करंट ना तो जा रही है ना इधर से आ रही है कि नहीं? अगर इधर से I1 करंट आई और इधर को I1 चली गई, तो क्या इस वायर के रहने का कोई फायदा है? नहीं है ना। सेम वे में, तो आप जब इसमें ना तो इस वाले में करंट जा रही है ना आ रही है, तो आप इसको हटा सकते हो ना यहाँ से। समझ हो कि नहीं? हाँ, तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये भाग्येश को हटा रहा था ना, ये भाग्येश दूसरा फर्जी कोई आया था। तो इधर से करंट आ रही है, इधर को जा रही है ना, तो सेम चीज यहाँ पर भी होगी ना, इधर से जो करंट आई वो इधर चली गई, तो इसका मतलब ना तो इस वायर में कोई करंट जा रही है ना इसमें आ रही है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मान लो इनमें करंट ना तो जा रही है ना आ रही है, तो हम इनको हटा सकते हैं ना फिर डायग्राम से। इस वाली वायर को, वर्टिकल वाली दोनों वायर को हम हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो करंट जा रही है ना करंट आ रही है। कौन आ गया? तन्मय, म्यूट रखो। तो इनको हटा दिया जाएगा ना, इनको हटाते ही फिर हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना। अब इनको हम हटा देंगे तो क्या दिखेगा? तो हम लोग देखो यहाँ पे इस वाली वायर को हटा दे रहे हैं और इस वाली वायर को हटा दे रहे हैं। सबको समझ आ रहा है ना? यहाँ हर जगह रेसिस्टर लगा हुआ है। अब आगे का पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, ये तो आपका सीधे सॉल्व हो जाएगा। अब दिख रहा है ये दोनों किस में है? ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? है?
ये दोनों भी सीरीज में है ना। फिर ऐसे ही आप यहाँ पे निकालोगे तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर ये पूरा और ये सीरीज, फिर ये ऊपर वाले का रिजल्ट, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सब पैरेलल में है ना। तो आप क्या करो, आप पहले इतना ऊपर वाले पार्ट का रिजल्ट निकाल लो। इतने पार्ट का अगर आप रिजल्ट निकालोगे तो उतने पार्ट का रिजल्ट कितना आ जाएगा। यहाँ पर ये आर और आर सीरीज में है ना, तो 2R, ये आर और आर सीरीज में तो 2R, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट 2R पैरेलल में है तो R ना, तो यहाँ पे R आ जाएगा। फिर ये आर और ये आर तीनों सीरीज में है तो इन ऊपर वाले तीनों का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3R। ये सबको चमक गया मैं क्या बोल रहा हूँ। इस पूरे ऊपर वाले का रिजल्ट 3R आ जाएगा, और इसका 2R, इसका 2R ना, ये 2R और ऊपर का 3R, ये सब किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हैं ना, ए और बी पॉइंट के क्रॉस लगे हुए हैं। तो आगे का आप सॉल्व कर लेंगे। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। तो R इक्विवेलेंट इससे आ जा रहा है 3/4R। क्या बोल रहे हो। सेकेंड में करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलना चाह रहा है सुजल। करंट डिस्ट्रीब्यूशन इससे ज्यादा नहीं करूंगा, इतना ही कर सकता हूँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अनम्यूट करके बोल, क्या बोलना चाह रहा है। सर वो सेकंड में करंट डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं होता है क्या सॉल्व? सेकेंड में मतलब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे करंट भेज दूं या आगे, इसके आगे अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन करूं। हाँ वो सेकंड डायग्राम में। तो वो तो हो ही जाएगा ना भाई, लेकिन जब पता है कि सीरीज पैरेलल दिख रहा है तो सीरीज पैरेलल को भी थोड़ी करंट डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे हाँ ठीक है। ना। वो तो डायरेक्ट ही कर देंगे ना, होने को तो सब हो जाएगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर देखो, इसको करने का एक और तरीका हो सकता था। यहाँ पे हर वायर पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है ना, मैं बना नहीं रहा हूँ, हर वायर पे रेसिस्टेंस लगा है ना। तो अब देखो, इसको करने का एक और तरीका हो सकता था। जितने भी ये 3D वाले क्वेश्चन है ना, अगर इनको हम 2D में चेंज कर दें, 2D में चेंज कर दें तो सोचना और आसान हो जाता है। 2D में कैसे चेंज करें, मान लो ये EFGH है ना, ये वाले ऊपर वाले फेस को थोड़ा आप छोटा, हर तरफ से थोड़ा दबाओ, और फिर उसको नीचे दबा दो, इसके प्लेन में ले आओ ना। वायर का रेसिस्टेंस थोड़ी आप चेंज कर रहे हो, वायर को छोटा तो बना सकते हो ना, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। भाई सो EF वायर को थोड़ा छोटा बना दो, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। नहीं, इनको ऊपर वाले स्क्वायर को थोड़ा छोटा करो और दबा के इसके प्लेन में ले आओ, ABCD वाले प्लेन में। तो ये डायग्राम कैसा बन जाएगा, जब दबा के उसके प्लेन में ले आओगे तो ये ABCD वाला प्लेन ऐसे है, और ऊपर वाला EFGH वाला भी छोटा करके उसके प्लेन में ले आओ। यहाँ पे E आ जाएगा, C के ऊपर H था, B के ऊपर G था, और D के ऊपर F था, और ये सब कनेक्टेड थे ना। और आपको A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है
कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ हर वायर पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो अब आगे का काम और आप इजीली सोच सकते हो, अगर मैं ऐसे अब ए बी जिन दो पॉइंट के क्रॉस निकालना है वहां पे ऐसे सिमेट्री वाला मेथड लगा दूं। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ पर ये इसके दोनों साइड में सिमेट्री है, और साथ में आप इसके अबाउट देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, तो वो भी सिमेट्री है ना। तो आप क्या करो, पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली सिमेट्री यूज करो। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग सिमेट्री आएगी तो उस पे ये दो रेसिस्टेंस पड़ रहे हैं, तो इन दोनों को रिमूव कर दो, और बचे हुए पार्ट को ऊपर को फोल्ड कर दो ना, फिर इसके अबाउट सिमेट्री लगा दो ना। आप क्या करो, पहले सीडी के अबाउट सिमेट्री लगाओ। जब सीडी के अबाउट सिमेट्री यूज करोगे तो उससे क्या आ जाएगा, इस पे पड़ने वाले वायर कनेक्शन रिमूव हो जाएंगे ना। कनेक्शन रिमूव हो जाएंगे तो अब क्या डायग्राम रह जाएगा, फिर आप ए बी के अबाउट सिमेट्री लगा दो ना, इस लाइन के अबाउट। तो उस लाइन के अबाउट सिमेट्री लगाओगे तो नीचे वाले इस लाइन पे पड़ने वाले वायर का कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी वायर आप सबका रेसिस्टेंस हाफ कर दोगे। तो आगे का क्या डायग्राम बन जाएगा? कौन डिस्टर्ब कर रहा है? मानस सा क्या कर रहा है? म्यूट रख भाई। तो ये कितना हो जाएगा? ऐसे आ जाएगा ना, ए डी ई जी, ये एफ है, ये बी है ना। अब देखो इस पे जो पढ़ने वाले सिमेट्री वाली जो लाइन पे पढ़ने वाले रेसिस्टेंस है, उनका मिरर इमेज थोड़ी था, वो थोड़ी हाफ होंगे, ये सब आर रहेंगे ना, बाकी सब हाफ हो जाएंगे। ये R/2 हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा, अब आगे तो कर लोगे, ये दोनों सीरीज, ये सारे सीरीज, फिर वो आपस में पैरेलल। समझो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप ऐसे 3D वाले क्वेश्चन को 2D में चेंज करके सोच सकते हो, उसमें थोड़ा सा सिमेट्री वगैरह सोचना इजी हो जाता है ना। 3D में थोड़ा सोचने में सब लोग नहीं सोच पाते, जो कुछ लोग अच्छे से सोच लेते हैं, कुछ लोग को दिक्कत आती है। बेटर है 2D में चेंज कर लो। प्रणव, मैं उसका आज वो सलूशन भेजने वाला हूँ ना, एक बार वो सब देख लो, जो बचे रहेगा वो फिर मैं करा दूंगा डाउट में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। नेक्स्ट में हमने देखो यहाँ पर क्यूब वाले क्वेश्चन में बॉडी डायगोनल के लॉन्ग देख लिया, फेस डायगोनल के लॉन्ग देख लिया, अब एज के लॉन्ग आर इक्विवेलेंट निकालना। तो अब मैं ये कर नहीं रहा हूँ, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ ना, ये आपको खुद ही करना है ना। यहाँ पे हर एक एज पे रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, और हमने कोई एज ले ली, मान लो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी ना, यहाँ पे इन दो पॉइंट के क्रॉस निकालना है। सब जगह आर लगा हुआ है ना, हर एक एज पे आर इक्विवेलेंट लगा हुआ है। आप इसको 3D से 2D बना के चेंज सोच सकते हो,
कोई भी एक लाइन ले लेना ना, कोई भी दो एडजेसेंट पॉइंट ही आपके एज हो रहे होंगे, तो आप उसको लेके सोच सकते हो ना। जैसे इस डायग्राम में आप चाहे तो ए और बी इनको ले लो, जो भी सोचने में इजी रहे, ऐसे दो पॉइंट ले लेना ना अगल बगल वाले, वही एक एज हो जाएगा ना। और आराम से सोच सकते हो, ये दो पॉइंट लोगे तो यहाँ पे ऐसे सिमेट्री दिखेगी इसके दोनों साइड में, तो आराम से सोच पाओगे सब कुछ। तो आप ये सोच लेना, इसका आर इक्विवेलेंट का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7/12 आर। उमंग यार, एक्चुअल में वो एमटी का वो सोल्यूशन मैंने एसएसपी सर को बोला हुआ था यार, वो पता नहीं उनको बोला था कब का डालने के लिए, अब तक डाला नहीं। आज मैं उनको फॉलो अप लेता हूँ कि कब तक डाल रहे हैं। मेरे को टाइम नहीं था यार वो बनाने का। पेपर एसएसपी सर नहीं बनाया था ना, इसलिए उनको ही दिया था वो काम। ये नोट हो गया। प्राइवेट चैट नहीं करना है भाई क्लास के टाइम पर। अब ये करना है, ऐसे 5 रेसिस्टर लगे हुए हैं, तो इनका हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है अबाउट पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पे ये बात मैंने जो बोली वो सबको ने सुन लिया था ना। अगर दो एडजेसेंट पॉइंट, एज मतलब दो एडजेसेंट पॉइंट, तो एडजेसेंट पॉइंट आप इस वाले फिगर में कोई भी ऐसा लो जहाँ पे सिमेट्री आराम से दिखे, तो ये ले लो या ये ले लो, ऐसे लेके सिमेट्री सोचोगे तो अच्छा रहेगा। आप अगर ये दो पॉइंट ले लोगे तो सोचने में दिक्कत आएगी ना। 2D में करो और फिर उसको कोई दो एडजेसेंट पॉइंट लेकर के आराम से सॉल्व कर सकते हो। सबको याद है ना, अभी चैलेंजर नहीं लगाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन दोनों के लिए हम लोग वही लगाएंगे, इरोडो लगाना है ना, और HC वर्मा के सेलेक्टेड क्वेश्चन।
ठीक है, सॉल्व किया जाए। ठीक है, चेक करते हैं ना। देखो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, आंसर तो याद नहीं है मुझे। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को हम कोई बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इधर इधर का रेशियो और इधर इधर का रेशियो सेम होता तो हम बीच वाले को हटा देते, बट यहाँ ऐसा नहीं है ना। इधर रेशियो 1:2 है, इधर 2:1 है ना। रेशियो उल्टा है ना, तो यहाँ पे ये व्हीट स्टोन नहीं है, ये ध्यान रखना सभी लोग। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि इधर से कुछ आई करंट आ रही है ना, यहाँ से आई करंट चली, इधर आई करंट आई, फिर वो वापस आई करंट बैटरी में आ जाएगी। ठीक है, चेक करते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर को मान लिया I1 करंट गई, तो इधर को कुछ जाएगी I-I1। अब ये I1 करंट आ रही थी उधर उसमें से मान लिया I2 इधर चली गई, तो इधर कितनी जाएगी, I-I1 - I2। और इधर से अब देखो I2 आ रही है और इधर से I-I1 आ रही है, तो ऐड होके इधर कितनी जाएगी, I-I1 + I2। तो यहाँ पे जब अब दोनों आएंगे तो दोनों ऐड होकर के I बन जाएंगे और इधर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, करंट डिस्ट्रीब्यूशन सबको क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग, ये मान लो लूप 1 है, तो एक बार लूप 1 में ऐसे घूमते हैं और एक बार लूप 2 में ऐसे घूमते हैं। दोनों लूप में ऐसे घूमेंगे तो हमें उससे I1 और I2 दो अननोन है। हमको देखो यहाँ पे V/I का रेशियो चाहिए ना, R इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें V/I का रेशियो चाहिए। और यहाँ पे I1 I2 दो अननोन आ गए हैं, तो अगर I1 I2 I के टर्म में आ जाएंगे तभी हमें V/I का रेशियो मिल पाएगा। तो I1 I2 दो अननोन है, और हमारे पास लूप भी कितनी है, दो लूप है ना, यहाँ पे दो लूप है, तो हम दोनों में घूमेंगे तो I1 I2 का हमें वैल्यू मिल जाएगा ना। तो मान लो हम फर्स्ट लूप में घूमते हैं ना, जहां पे टेल रखा वहां से चल रहा है ना, यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, -I1R, फिर इधर करंट के डायरेक्शन में नीचे जा रहे हैं, -I2R, फिर यहाँ करंट के अपोजिट जा रहे हैं ना, करंट देखो ये ऐसे आ रही है, हम लोग इधर से आ रहे हैं, प्लस I-I1 × 2R, ये बराबर 0 के हो जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, R तो कॉमन हो जाएगा ना, और यहाँ पर आ जाएगा 2I, टोटल I1 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे एक -I1, यहाँ पे -2I1, तो ये हो जाएगा 3I1, और यहाँ पर -I + I2, ये इक्वल टू आ जाएगा 2I। पहली इक्वेशन क्लियर है, मैंने माइनस वाले टर्म को दूसरे साइड कर दिया ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई ना। सेम वे में हम लोग सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे। अब सेकेंड लूप में जब घूमेंगे ना, जब सेकेंड लूप में घूमेंगे तो यहाँ से आ रहे होंगे ना, यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं ना, करंट I2 नीचे को आ रही है, हम लोग ऐसे ऊपर को आ रहे हैं। सबको ये कर्सर दिख रहा होगा ना, पॉइंटर जिसको मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अब ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, +I2R, फिर यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो
I1 माइनस I2 2R। फिर यहां से आएंगे और इधर को जाएंगे अब करंट के अपोजिट, तो प्लस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू R, और ये सब बराबर कर देंगे 0 के। तो ये R सारे कॉमन होके कट जाएंगे, तो अभी देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे I वाला टर्म यहाँ पर आया है ना केवल, तो और I2 I1 माइनस I1 ये दूसरे साइड जाकर के प्लस I1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस I1 है ना, और ये प्लस I2, और यहाँ पर है प्लस I2, 2 प्लस I2, और ये मिलके 3I2, दूसरे साइड जाके ये माइनस 3I2 हो जाएगा, और I को इसी साइड रहने देंगे, 3I2, एक और I2 है 4I2। कैलकुलेशन देख लो एक बार, सब सही किया ना, I1 I2 को दूसरे साइड कर दिया है, I1 में भी, यहाँ पे भी एक I1 है, यहाँ पे भी एक I1 है, 2I1 है, 3I1 है, अच्छा हाँ 3I1, हाँ 3 ना, 2I1 और प्लस ये वाला एक I1, तो माइनस 3I1 माइनस I1, तो 3I1 इधर आ गया है। ठीक है, बाकी तो सब सही किया है ना। तो अब हमने I1 I2 में दो इक्वेशन बना ली ना। आय ध्यान रखना, आय नोन है ना, क्योंकि आय के टर्म में आंसर निकालना है, तो आय को हम बोलेंगे नोन है वो। अब इनको लेकर के इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा है फर्स्ट इक्वेशन है 3I1 प्लस I2 इक्वल टू I। दोनों सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर दोनों सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2I है ना, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5I2 इक्वल टू -I। तो I2 की वैल्यू आ गई I/5। अब I2 की वैल्यू आ जाएगी तो I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम डाल दें तो कितना आ जाएगा, 3I1 प्लस I2 की वैल्यू है I/5। तो I1 आ गया 3I/5। सबको क्लियर है I1 I2 की वैल्यू। अब ये सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख दें ना, I1 की वैल्यू आई है 3I/5, यहाँ I1 है 3I/5, और तो I माइनस I1 कितना हो जाएगा, 2I/5। इधर I1 माइनस I2 जा रहा है, I1 माइनस I2 कितना आएगा, 3I/5 में से I/5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर कितना आएगा, 2I/5। और यहाँ पे देखो I माइनस I1 करो प्लस I2 करो, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 3I/5, और I2 की वैल्यू है I/5। सबको क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये जो हमने सॉल्व किया, यहाँ पे ये सॉल्व करके यहाँ का जो रिजल्ट है उसको अब हम आगे से यूज करेंगे। देखो रिजल्ट क्या है कि जैसे ये एक परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ए बी को क्रॉस हमें निकालना था, और ये ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है, तो इसके इधर और इधर क्या दिख रहा है, रिवर्स सिमेट्री दिख रही है ना, रिवर्स सिमेट्री। जो इधर है उसका उल्टा इधर है, रिवर्स सिमेट्री है ना। जहां पे भी रिवर्स सिमेट्री होती है वहां पे जैसे जैसे करंट इंटर होती है उसका उल्टा होकर के करंट निकलती है। अगर एग्जैक्टली सिमेट्री रहती थी, मिरर इमेज होता तो सेम टाइप से करंट निकलती, बट रिवर्स सिमेट्री में वो रिवर्स होके निकलती है। तो जैसे आर के साइड में 3I/5 गया,
तो इधर देखो आर के साइड से कितना आ रहा है, 3i/5, उल्टा दिख रहा है। इधर 2r में 2i/5 गया, तो इधर से कितना आ रहा है, 2i/5। ये कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जहां पे भी रिवर्स सिमेट्री होगी, तो हम अगर मान लो हमने बोला कि आई आर के साइड i1 गया, इधर i-i1, तो हम निकालने में भी वैसे ही सोचेंगे। 2r में i-i1 गया, तो हम इधर से i-i1 लेके आएंगे, और इधर से i1 लेके आएंगे जो इधर गया था। तो देखो अब हम आर्यन, ये ऑब्जर्वेशन से ही है, रिवर्स सिमेट्री है, तो हमेशा हम ऐसे बोल सकते हैं ना। तो हमेशा देखो आपको क्या मिलेगा, आगे से करंट डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा हम क्या करेंगे, अगर जैसे इधर से आई करंट आए, अगर हमने बोला इधर को i1 करंट जाएगी और इधर i-2i1 जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उल्टा आएगा। इधर से i1 आ रहा है, तो इधर से वापस आने के टाइम इधर से i1 आएगा। और 2r में गया है, ये क्या लिख दिया, 2r में गया था i-i1, तो 2r वाले साइड से आएगा कितना, i-i1। अब हम यहाँ पे बोलेंगे इधर से i1 करंट आ रही है और इधर जा रही है i-i1, तो इधर कितनी गई, i1 माइनस i-i1, मतलब हो जाएगा 2i1 माइनस i। अब आपके पास केवल एक i1 अननोन होगा ना, जब आप ऐसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे तो अब केवल i1 अननोन होगा, तो एक लूप में घूमोगे तो i1 की वैल्यू आ जाएगी ना। अब i1 आ जाएगा, तो फिर आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लिख दोगे। अब एक लूप में घूम के काम हो जाएगा ना i1 निकालने का। और एक बार करंट आ गया ना, अब यहाँ पे एक लूप में घूम जाएंगे, तो -i1 × r, यहाँ पे जा रहे हैं तो -2i1 - i × r, फिर इधर को गए +i-i1 × r। अब एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो i1 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आई थी पीछे i1, 3i/5, तो वही यहाँ पे भी आ जाएगी ना। अब i1 पता चल गया, तो अब हर जगह की करंट लिख दोगे। अब एक बार करंट आ गई हर जगह की है, यहाँ पे कितना आ गया, 2i/5, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3i/5। ठीक है, सही है। तो अब हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये बाहर वाले लूप में घूम लेंगे। इक्विवेलेंट के लिए हम ऐसे जाएंगे ना, इधर से लूप में घूम के आएंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर से इधर गए +v, नहीं ये v वोल्ट की बैटरी है, फिर इधर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितना आएगा, -i × r। फिर यहाँ करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -i × r, ये सब बराबर 0 के, तो v = आ जाएगा यहाँ 4 और 3, 7i/5 r, तो v/i की वैल्यू आ गई 7/5 r ना। तो यही हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया। कुछ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले तो हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना सीख लिया, कैसे करना है रिवर्स सिमेट्री में। फिर एक बार करंट निकाल दिया सब जगह, फिर कोई भी ऐसा लूप में घूमो जिसमें v आ रहा है, i आ रहा है, तो फिर v/i का रेशियो आ जाएगा। सभी लोग बताओ भाई क्या हो रहा है, समझ आया कि नहीं आया? सूजल, ये बीच में जो करंट जाएगी यहाँ पर, इधर से हम ऐसे सोचेंगे कि इधर से कितनी करंट आ रही है, i1 ना, यहाँ से कितनी करंट आ रही है, i1, और इधर जा कितनी रही है, i - i1।
हम पहले ये रिवर्स सिमेट्री सोच के यहाँ की करंट लिख देंगे, यहाँ की लिख देंगे। अब यहाँ से इतनी आ रही है, इतनी जा रही है, तो बची हुई इधर जाएगी ना, ऐसे सोच लेंगे। यहाँ पे देखो हमने ऐसे गए थे ना फर्स्ट इक्वेशन में, पूजा यहाँ से देखो हम चले ऐसे, चले ऐसे, पहले आई वन इंटू आर आएगा माइनस में, फिर यहाँ पे फिर से आएगा, ये करंट कितनी है यहाँ पे ये, और रेसिस्टेंस है आर, अब बाद में टू आर है। अच्छा यहाँ पे टू आर आएगा, हाँ यहाँ पे टू आर आएगा। नहीं, वो रिजल्ट तो मैंने पीछे वाला देख के लिखा था, इसलिए पता नहीं चला। यहाँ पे टू आर आ जाएगा। अब ये सॉल्व करो, देखो आना चाहिए ये। तो सबको समझ आया ना, अगर एग्जैक्ट सिमेट्री होती है तो जैसे अगर इस लाइन के लॉन्ग सेम सिमेट्री होती है, मिरर इमेज, तो अगर इधर से कुछ करंट आ रही है तो वही इधर जाएगी। लेकिन रिवर्स सिमेट्री हो तो उल्टा होके जाएगी ना, इधर वाली करंट इधर से, इधर वाली करंट इधर से। ठीक है, क्लियर है सबको? चलें अब आगे। अरे बोलोगे हाँ या ना, क्या है? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, अब इसको करने का अपना आ रहा है नया तरीका, जो कि बेस्ट तरीका होगा। प्रॉब्लम मोस्टली हम वैसे ही करेंगे। ये सब जो था आना चाहिए ना। अब उसको करने का एक और नया तरीका बता रहा हूँ। देखो जो हमने इतना सॉल्विंग किया, इस सॉल्विंग को हम और छोटा कर सकते हैं। तरीका वही है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है ना। रिवर्स सिमेट्री में करंट सेम होगी, रिवर्स सिमेट्री में करंट सेम होगी, ये हम यूज करेंगे यहाँ पर। और सॉल्विंग के लिए इस बार हम लोग वोल्टेज लिख के करेंगे ना। अब ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम हम वोल्टेज का यूज करके करेंगे। तो इससे हमें केवल एक इक्वेशन में सारा हमारा काम हो जाएगा ना, सॉल्विंग कम हो जाएगी। तो अब देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, अगर मान लो यहाँ का वोल्टेज जीरो ले लें तो इधर का हम क्या बोलेंगे, वी। मतलब यहाँ का हम बोल सकते हैं वी है, और यहाँ का वोल्टेज है जीरो। और देखो यहाँ पे टोटल जो करंट आएगी वो इन्हीं दोनों से जा रही होगी ना, तो हमें इन दो का करंट निकालना है। अगर इन दो की करंट आ गई तो उनका सम हम बोल देंगे टोटल करंट आई है। जो भी इधर से टोटल करंट आई होगी वो आर और टू आर में ही गई होगी ना, तो इन दोनों का सम निकालना है करंट का। अब देखो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट का वोल्टेज V1 है, तो इसके क्रॉस कितना आ जाएगा, V माइनस V1 वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। और इसमें करंट और इसमें करंट सेम होनी है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस जो यहाँ है वही यहाँ पे भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर मैं बोलूँ यहाँ का वोल्टेज, हम बोलेंगे यहाँ का वोल्टेज मान लो V1, तो यहाँ का वोल्टेज कितना बोलना चाहिए? हाँ ना। अगर यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस है V माइनस V1, तो यहाँ पे V क्या होना चाहिए, V माइनस V1 होना चाहिए ना। अब अगर यहाँ जीरो हो गया तो यहाँ का अब V माइनस V1 होगा, तभी ना करंट सेम हो पाएगी। सबको चमका, आर और इस आर और इस आर में करंट सेम रखनी है, इस आर और इस आर में करंट सेम रखनी है। तो उसके लिए जो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस है वही यहाँ का रखेंगे। अब आपने यहाँ का V1 लिख दिया। अब अगर इस पॉइंट के लिए आप जंक्शन लॉ लगा दोगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी। V1 आ गया तो यहाँ की वैल्यू पता चल गई, यहाँ V1 पता है तो यहाँ की करंट आ जाएगी। दोनों करंट का सम करेंगे, टोटल करंट आ जाएगी। अब जंक्शन लॉ लगा दो। V1 के लिए जंक्शन लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस V अपॉन आर प्लस
अबे यार नमन यार, ऐसे ना किया कर। नमन बस मैंने देख यहाँ पे वोल्टेज लिखा है, यहाँ जीरो, यहाँ वी, यहाँ पे वी, यहाँ पे जीरो। रिवर्स सिमेट्री में करंट यहाँ यहाँ सेम होगी। अगर यहाँ का वोल्टेज V1 है तो इसमें करंट होगी V माइनस वी वन बाई आर। तो इसमें सेम कब हो पाएगी? जब यहाँ का भी वोल्टेज हो V माइनस वी वन, तब डिफरेंस सेम होगा। अब इस पॉइंट के लिए जंक्शन लॉ लगा रहे हैं, तो V1 माइनस वी अपॉन आर, V1 माइनस ये करेंगे V1 माइनस ऑफ V माइनस वी वन बाई आर, और इधर के लिए जब करेंगे तो V1 माइनस जीरो अपॉन में 2R है। तो ये R, 2R हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा 2V1 माइनस 2V प्लस, यहाँ पे कितना आ जा रहा है? 2V1 पहले से आ चुका है, 2V1 और 2 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4V1 माइनस 2V प्लस V1 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा? 1, ये 5 और 7V1 इक्वल टू 4V। तो V1 इक्वल टू आया 4V/7 ना। V1 की वैल्यू आ गई। अब V1 की वैल्यू अगर हम यहाँ लिख दें, ये है 4V/7 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3V/7। तो अब देखो इससे क्या फायदा होगा। अब हम इसकी करंट लिख सकते हैं ना, यहाँ पे कितना करंट जा रहा होगा? V माइनस 4V/7। तो डिफरेंस कितना है? 3V/7। तो इधर करंट कितनी जा रही होगी? 3V/7R। और इधर कितनी करंट जा रही होगी? यहाँ डिफरेंस कितना है? यहाँ V है, यहाँ 3V/7 है। तो डिफरेंस कितना हुआ? 4V/7। 4V/7 अपॉन में 2R करोगे तो ये आ जाएगा 2V/7R। तो अब टोटल करंट आप बोल सकते हो कितनी आ रही है ना? टोटल करंट कितनी आ रही होगी? ऊपर से जा रही होगी 3V/7R और नीचे से जा रही होगी 2V/7R। तो ये आ जाएगा 5V/7R। तो V/I की वैल्यू हो जाएगी 7/5R। तो देखो ये वाला मेथड जो था और मेथड 2 है, वो दोनों लगभग सेम है, बट KCL लगा के करने में थोड़ा तुमको कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, तो इसलिए आप ऐसे भी सोच सकते हो। बाकी मेथड 2 और मेथड 3 में बहुत खास तो डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट वही यूज हुआ है। कैलकुलेशन में एक में करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, सेकंड किरचॉफ सेकंड लॉ यूज किया था उधर, इधर फर्स्ट लॉ यूज किया है। नहीं नहीं, ब्रह्मास्त्र नहीं है भाई, ब्रह्मास्त्र तो वही है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन ही अपना ब्रह्मास्त्र है। ये भी एक तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ही है, वही चीज है, बस लिखने का तरीका चेंज किया है। ठीक है, सबको समझ आ गया? अगला प्रॉब्लम किया जाए। अबे मानस बकवास मत कर, पढ़ाई फोकस कर। फिर देखो, इनको करने के लिए अभी मैं एक और तरीका बताऊंगा, स्टार डेल्टा मेथड ना। इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए एक और तरीका बताऊंगा, स्टार डेल्टा मेथड। तो ये पहले सारे मेथड हो जाने तो फिर वो लास्ट में एक्स्ट्रा बता दूंगा ना। वो सिलेबस में होता नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूंगा, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज ना। पहले जो सिलेबस वाले पार्ट है पहले वो करा दूं, फिर एक्स्ट्रा कराता हूँ। व्हीट स्टोन ब्रिज, देखो ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है?
ना। तो वीट स्टोन ब्रिज में देखो क्या रहता है कि अगर R1 R2 का रेशियो R3 R4 के बराबर है तो ये बीच में कोई करंट नहीं जाती है। यहाँ पे देखो मैंने ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर में ये चेक करने के लिए लगाया जाता है कि इधर करंट आ रही है क्या ना, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखता है ना। अगर R1 बराबर R2 है, R1 बाई R2 बराबर है R3 बाई R4 के, तो यहाँ पर R5 में जो होगा वहां पे कोई करंट नहीं आएगी, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर यहाँ का वोल्टेज मान लो V1 है और यहाँ का वोल्टेज मान लो V2 है, तो उस टाइम पे वोल्टेज दोनों इक्वल आ जाते हैं ना। यहाँ पे वोल्टेज इक्वल आ जाता है, जब वोल्टेज डिफरेंस ही नहीं आएगा तो करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगी। तो ये अभी मैं प्रूव करके अब दिखा रहा हूँ, बट आपको याद रखना है ना कि जब भी इधर इधर का रेशियो इधर के रेशियो के इक्वल आएगा तो ये बीच से फिर आप R5 को हटा दोगे। R5 हट जाएगा तो क्या होगा, जब करंट ही नहीं जा रही है तो हटा दो उसको, तो ये दोनों सीरीज और वो आपस में पैरेलल, फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, मान लो यहाँ का वोल्टेज हमने ले लिया, ये V वोल्ट की बैटरी ली हुई है ना, ये V वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ का वोल्टेज हमने ले लिया कुछ 0, तो इधर का कितना हो जाएगा V, तो यहाँ का हो गया 0 और यहाँ का हो गया V ना। और हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि अगर R1 बाई R2, हम ये प्रूव करने जा रहे हैं ना कि अगर R1 बाई R2 बराबर होगा R3 बाई R4, तो ये दोनों वोल्टेज सेम होंगे। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम ये प्रूव करने की जगह उल्टा प्रूव कर देंगे, हम प्रूव कर देंगे कि अगर V1 V2 इक्वल है तो यहाँ का रेशियो और यहाँ का रेशियो इक्वल आएगा, वही सेम चीज हो जाएगी। अगर V1 V2 इक्वल है तो रेशियो सेम आना चाहिए। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो रिवर्स भी ट्रू होगा फिर ना। हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इधर का रेशियो बराबर होगा इधर के रेशियो के। तो फिर जहां पे ये रेशियो दिखेगा वहां बोल देंगे फिर ये हो रहा है। ठीक है, तो अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूव करने के लिए क्या कर देंगे, मान लो हमने यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ लगाया ना, किरचॉफ करंट लॉ वोल्टेज फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस वी अपॉन में R1 प्लस V1 माइनस 0 अपॉन में R3 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन में R5। फिर ऐसे नीचे वाले पॉइंट के लिए लॉ लगाऊंगा, नीचे वाले पॉइंट के लिए लगाऊंगा तो V2 माइनस वी ना, V2 माइनस वी अपॉन R2, V2 माइनस 0 अपॉन R4 और V2 माइनस V1 अपॉन R5 इक्वल टू 0 ना। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ V1 इक्वल टू V2 है, अगर V1 इक्वल टू V2 होगा तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी ऊपर वाली, ये वाला टर्म तो दोनों का 0 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, V1 माइनस V बाय R1 इक्वल टू माइनस ऑफ V1 बाय R3। माइनस को इधर कर देते हैं ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे V माइनस V1 बाय R1 इक्वल टू माइनस प्लस V1 बाय R3। ऐसे सेकेंड इक्वेशन से लिखेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन से आई ना, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिखा है। ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन से अगर लिखें तो वहां पे आ जाएगा V2 माइनस वी अपॉन में R2 इक्वल टू माइनस ऑफ V2 बाई R4 है। या फिर हम लिख सकते हैं V माइनस V2 अपॉन में R2 इक्वल टू V2 बाई R4। अब हमने यहाँ पे देखो V1 V2 को सेम लिखा है ना, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें पता है V1 V2 हमने सेम लिया हुआ है, तो ये जो टर्म है V माइनस V1 और V माइनस V2 वो सेम है ना, और इधर V1 है इधर V2 है वो भी सेम है। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। V1 इक्वल टू V2 है, ये ध्यान रखना ना, तो इधर आ जाएगा R2 बाई R1 इक्वल टू R4 बाई R3। तो वही चीज आ गई, R1 2 बाई R1 या फिर R1 बाई R2, दोनों साइड रिवर्स करके ऐसे लिख देंगे।
तो हम बोल सकते हैं कि जहां पे भी ये वोल्टेज इक्वल होंगे वहां पे ये आएगा। तो जहां पे ये है वहां पे वोल्टेज इक्वल है। समझ आया सबको क्या बोल रहा हूँ? आदित्य, ये क्या बोला तूने ट्रेडिशनल आटा चक्की, इसका क्या मतलब है? ये तो कुछ नया ही निकाल दिया तूने। अच्छा अच्छा, व्हीट स्टोन का मतलब, ओके ओके। यार मैं तो कभी ध्यान ही नहीं दिया व्हीट स्टोन मतलब ये भी हो सकता है। मैं तो नाम ही सोचता था, उसका नाम है साइंटिस्ट का। नाम ही वो था वो, ऐसे तो मतलब तो कुछ भी निकल गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं? तो देखो हमें अब ये समझ आ गया कि अगर रेशियो इक्वल है तो बीच वाला रेसिस्टेंस हट जाएगा ना। बीच वाला जब हट जाएगा तो हमारा सर्किट अब ऐसा रह जाएगा। ना अब इसका आप आराम से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर निकालना होगा तो निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग कुछ एक व्हीट स्टोन ब्रिज के कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम्स भी होते हैं वो भी देख लेते हैं ना। कई बार वो डायग्राम आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये भी व्हीट स्टोन ही है। जैसे मान लो ऐसा है कुछ। ये डायग्राम भी व्हीट स्टोन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर आप इन इस पॉइंट को ऐसे वर्टिकल में कर दो, इसके ऊपर घुमा के कर दो, पकड़ो ना, इसको पकड़ो, इसको ये नीचे रहने दो, इसको घुमा के ऊपर करो तो ऊपर करते ये R1 इधर आ जाएगा, R2 नीचे, R3 इधर, R4 इधर ना, बीच में R5 आ जाएगा। समझो सभी ना, सेम चीज है दोनों। ये समझ आया मैंने क्या बोला? तो ये भी व्हीट स्टोन है ना। इसमें भी अगर R1/R2 बराबर है R3/R4 के, तो R5 को हटा देंगे ना। R5 को हटाते क्या हो जाएगा, जब R5 हट जाएगा तो ये लाइन ऐसे दिख रही होगी ना, ये दोनों सीरीज में ना जो ये दिखता है। और ये दोनों सीरीज यहाँ पे ऐसे ये दिखेगा ना। जब ये लाइन हटा दोगे तो दिखेगा आपको। फिर एक और ऐसा डायग्राम रहता है। यहाँ पे देखो क्या है। अगर मैं ये ए वाले पॉइंट को उठा के इधर बाहर को रख दूं, बाहर को रखूंगा तो R1 R2 इधर आ जाएगा, R3 R4 इधर, बीच में R5 है ना। तो ये वही चीज है, बस उसको फोल्ड करके अंदर को रख दिया गया है। ए वाले पॉइंट को फोल्ड करके अंदर रख दिया गया है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ए वाला ये जो पूरा पॉइंट है, इस पूरे को उठाओ और ऊपर बाहर को रख दो उठा करके यहाँ से ना, तो ये ऐसे बन जाएगा।
ना। तो यहाँ पे भी ये व्हीट स्टोन है, यहाँ पे भी अगर R1/R2 बराबर है R3/R4 के, तो R5 को हटा देंगे। R5 को हटाते ही फिर क्या होगा, ए और बी जब ये हट जाएगा तो ऐसे ये दोनों सीरीज दिख रहे होंगे, ये दोनों सीरीज, और वो आपस में फिर पैरेलल। नोट हो गया। सेकेंड वाले में देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो है, ये पॉइंट ए को पकड़ो और पॉइंट ए को ओपन करके इस साइड ले आओ। इस साइड ले आओ मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट ए को आपने बाहर को खोल दिया। R5 यहीं पर है। डायग्राम 1 ये वाला बोल लो, ये वाला। इस पे देखो ना, आप इस पॉइंट को यहाँ पे नीचे रखो, इस पॉइंट को यहीं रहने दो, और इस पॉइंट को वर्टिकल में ले जाओ घुमा करके। इस पॉइंट को जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, R5 जब ऊपर जाएगा, ये पॉइंट नीचे, ये वाला पॉइंट ये है ना, ये घूम के ऊपर आएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो उस टाइम पे R1 ऐसे साइड में आ जाएगा और R2 ऐसे नीचे को आ जाएगा ना। फिर ये वाला पॉइंट ऊपर चला गया तो अब R3 ऐसे दिखेगा फिर ना, R4 ऐसे हो जाएगा। ये नीचे वाले पॉइंट से R4 कनेक्टेड है। R5 को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दो, बस ये बोल रहा हूँ, R5 को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दो तो यही हो जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए R5 को हटा के देखो क्या डायग्राम दिख रहा है, R1 R3 सीरीज, R2 R4 सीरीज, तो यही चीज है ना, R1 R3 सीरीज, R2 R4 सीरीज, और बीच में इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, ये बीच में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे जब R5 हटा दोगे तो देखो ऐसा डायग्राम दिख रहा होगा। तो अब ये समझ आ रहा है ना कि ये वाला डायग्राम जो है वही तो ये है, R1 R2 सीरीज, R2 R4 सीरीज, और इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। तो बस वो हॉरिजॉन्टल में कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे वर्टिकल में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, क्लियर है सबको क्या बोल रहा हूँ। अब इसमें नेक्स्ट हमें पढ़ना है इनफाइनाइट रेसिस्टेंस वाले प्रॉब्लम। तो वो करते हैं चलो। कहीं पे इनफाइनाइट ग्रिड दे दी जाए, इनफाइनाइट रेसिस्टर दे दिए जाए। देखो अभी हम लोग कौन सा मेथड देखे, फोर्थ वाला हमारा था करंट डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ वाला था हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज ना। अभी हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के डिफरेंट मेथड देख रहे थे ना। फोर्थ वाला था करंट डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ वाला था व्हीट स्टोन ब्रिज। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इनफाइनाइट
रेसिस्टर्स के प्रॉब्लम कैसे करते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम ही कर लेते हैं, उससे हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक बार R2R ऐसे रिपीट करता जा रहा है ये चीज इन्फिनिटी तक। ये पॉइंट ए है, ये बी है। आर एन इनफाइनाइट का मतलब होगा कि बहुत लार्ज नंबर, एक तरह से लार्ज नंबर में तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं। नहीं, ये देखो यहाँ पे R2R ऐसे इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। तो हमें अब ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। अबे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया है भाई। सूजल यहाँ पे ये नहीं करना कि लास्ट वाले में आपने यहाँ पर आर पकड़ लिया, जैसे एक क्वेश्चन किया था वहां पे वो नहीं है ना, यहाँ पे हर जगह R2R ही है, लास्ट में आर नहीं है, 2R ही है। तो वो ने लास्ट में आर पकड़ा होगा, फिर R2R वो करते हुए लाया होगा, ये क्वेश्चन वो नहीं है। इसका लास्ट भी देखेगा तो यहाँ 2R है, यहाँ पे आर है। अबे कथन, तेरा भी कोई कॉपी करने लगा क्या नाम। फिर तू कैसे ऐसी हरकतें कर रहा है, रिजल्ट बताना है तो 2R डैश। अब R डैश क्या है, कुछ भी हो सकता है, आंसर तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा। 3R डैश बोल दे वो भी चलेगा। अच्छा 2R बोल रहा है। नहीं नहीं, वही सूजल को वही तो बोल रहा था। लास्ट वाला यहाँ पर 2R है ना, आर नहीं है। सब जगह R2R ऐसे ही चल रहा है इनफाइनाइट तक। हाँ राज, वही होना चाहिए, तो चेक करते हैं अभी। ठीक है, अच्छा चेक करते हैं। हो सकता है वही आ रहा हो। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे ऐसे सोचेंगे कि मान लो ए और बी के क्रॉस निकालना है हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अगर मान लो ए बी होता ही नहीं, ये पार्ट पूरा हटा दूं मैं, यहाँ से होता है, यहाँ पे मान लो सी और डी है, इधर होता ही नहीं, और फिर मैं बोलता है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताओ सी और डी के क्रॉस,
ये आगे के पूरे पार्ट का, तो आंसर क्या सेम आता है या अलग आता है? जो ए बी के क्रॉस आंसर आएगा वही सी डी के क्रॉस निकालेंगे तो भी आएगा ना। आर टू आर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना, तो इसके आगे के पूरे पार्ट का जो भी आंसर होगा वही सेम होगा जो ए बी के क्रॉस होगा। तो अगर हम मान लें कि ए बी के क्रॉस आंसर कुछ एक्स है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो सी डी के क्रॉस भी एक्स आएगा। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि आर टू आर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आगे जो सी और डी था उसके आगे का हमने सारा पार्ट हटा दिया और वहां पे एक उसका इक्विवेलेंट लगा दिया एक्स वाला, और ये पूरा रिजल्ट सॉल्व होकर फिर से कितना आना चाहिए? एक्स ही आना चाहिए ना। ए बी के क्रॉस फिर से आंसर कितना आना चाहिए? एक्स। तो ये दोनों किस में है? पैरेलल, और वो सीरीज में है, और उसका आंसर फिर से कितना आना चाहिए? ए बी के क्रॉस एक्स। तो ये दोनों पैरेलल में है तो आ जाएगा 2r इंटू एक्स अपॉन 2r प्लस एक्स प्लस आर, ये दोनों सीरीज में है ना, और ये सब बराबर होना चाहिए एक्स के। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैथ में भी आप ऐसे करते थे, वो सीरीज वाले रहते थे इनफाइनाइट तक, तो एक टर्म छोड़ करके आप वही मान लेते थे, फिर सॉल्व करते थे। किया है कि नहीं ऐसा सीरीज में क्वेश्चन? सीरीज में भी वैसा आए होंगे क्वेश्चन। अबे बोलोगे तुम लोग? ये बहुत दिक्कत है यार ऑनलाइन की, कि दिखता नहीं है कि क्या चल रहा है तुम्हारे फेस पे। बोलो बच्चों।